थोड़े दिन में फिर हो जाएंगे इकट्ठे, क्या दिक्कत है? ये तो समय समय की बात होती है। सबके अपने विचार हैं, सबके अपने मुद्दे हैं। उनका अपना मुद्दा है, मेरा अपना मुद्दा है। बातचीत के द्वारा 2 कदम दोनों पक्ष पीछे रखें, 2-2 कदम, और खुले मन से बात हो। अगर बिलों में कोई ऐसी बात लगती है कि जो किसानों के हित में नहीं, उस बात को निकाल दिया जाए और बैठ के खुले मन से बातचीत हो। कोई ये नहीं पहले ये हो पहले वो, तो शायद कोई समाधान निकल जाए। बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है और चुनाव भी उत्तर प्रदेश में है, तो सरकार क्या कर रही है, क्या गंभीरता दिखा रही है? महंगाई पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि महंगाई आप भी जानते हैं, आप आम लोगों के बीच में जाते हैं। स्मृति ईरानी उस समय सिलेंडर लेकर सड़कों पर आती थी, राजनाथ सिंह प्याज की माला डाल लेते थे, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को तो ध्यान रखना चाहिए ना। स्वागत है दोस्तों, मैं शाइम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। जैसा कि आज मैंने सुबह 9 बजे ही आपको दिखाया था रामपुर तिराहे से, आज गांधी जयंती के दिन एक ऐसा हादसा, एक ऐसी रात जिसने 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में काला अध्याय लिखा था। जी हाँ, मुलायम सिंह की सरकार में मैंने वो पूरा इतिहास आपको बताया। रामपुर तिराहा कांड हुआ और वहां पर बाकायदा हमने ये भी आपको दिखाया कि पुष्कर धामी जो इस समय मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, वो पहुंचे थे और कई बातें उन्होंने कही, लेकिन जो यहां पर मैं जिसका उल्लेख करना चाहूंगा वो बात यह थी कि मेरे साथ जो इस समय मुजफ्फरनगर का राजनीति का वो चेहरा मौजूद है जिसने विपरीत परिस्थितियों में राजनीति में अपनी जगह बनाई और 2014 में बाकायदा बहुत ही शानदार जीत दर्ज करते हुए अपना एक जलवा बखेरा था। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने देखा चारों तरफ फरियादियों की भीड़ लगी हुई थी और मुझे लगा था कि कुछ देर सुनेंगे और फिर अपना चले जाएंगे अपने पर्सनल असिस्टेंट से कहकर कि इस भीड़ को जो है कहना कल आए। जो राजनेताओं का मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, लेकिन यहां पर अभी तक डटे रहे और मैंने जैसे बाद में कहा कि मुझे बातचीत करनी है, इस व्यस्त समय में से उन्होंने हमें भी समय दिया है और इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विभाग देख रहे हैं और लगातार उनका काम करने का जो तरीका है वो सभी जानते हैं कि कई पुलों का निर्माण उन्होंने कराया, जो पुल बिल्कुल जर्जर अवस्था में थे, कई सड़कों का निर्माण कराया और विकास के क्षेत्र में भी अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, चुनाव आने वाला है और बड़ी जिम्मेदारी संजीव बालियान के कंधों पर आ चुकी है, क्योंकि जाट राजनीति की, क्योंकि जाट लैंड कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, वो स्थिति आप सभी जानते हैं, उस पर भी बातचीत होगी और अन्य की बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा सर, बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आपका जो काम करने का तरीका है वो बहुत शानदार लगा मुझे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है, जैसे पुष्कर धामी आपकी बेबाकी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये आपका और मेरा निजी सवाल कह लीजिए, वहां उत्तराखंड सरकार पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता है उन्हें इस बात पर बोलना चाहिए था 27 सालों से जो कुछ हुआ है उसमें सही तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाया? 27 साल बाद एक मुख्यमंत्री क्या कहे? जो उस समय अधिकारी थे, कार्रवाई का एक समय होता है, शायद उनमें से कोई भी ना हो सेवा में, जो भी उस समय तत्कालीन डीएमएस रहे होंगे। अब 27 साल बाद वो क्या करेगा? एक आप उनकी जगह आप हो या मैं हूं या कोई भी हो, 27 साल बाद आप क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड हमें बनाना है, इतना ही वो कर सकते हैं। अब जो राजनीति जिसमें आपने जंगें बनाई थी, ये बात कहना यहां पर आवश्यक है कि भारतीय किसान यूनियन के जो चेहरे थे वो बिल्कुल आपके कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, लेकिन अब की जो परिस्थितियां उसमें कहीं ना कहीं दो फाड़ हुए, उसको एक जगह लाने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं सर? थोड़े दिन में फिर हो जाएंगे इकट्ठे, क्या दिक्कत है? ये तो समय समय की बात होती है। सबके अपने विचार हैं, सबके अपने मुद्दे हैं। उनका अपना मुद्दा है, मेरा अपना मुद्दा है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ एक मंत्री के रूप में, और आप सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, वहां पर अपनी बात रखते हैं, आप क्या सुझाव देना चाहोगे सरकार को? क्योंकि लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया से भी आप बात कर रहे हैं, हमसे भी बात कर रहे हैं, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे कि इसका पटाक्षेप कैसे हो सकता है? बातचीत के द्वारा 2 कदम दोनों पक्ष पीछे रखें, 2-2 कदम, और खुले मन से बात हो। अगर बिलों में कोई ऐसी बात लगती है कि जो किसानों के हित में नहीं, उस बात को निकाल दिया जाए और बैठ के खुले मन से बातचीत हो। कोई ये नहीं पहले ये हो पहले वो, तो शायद कोई समाधान निकल जाए। सर, मैंने देखा कि यहाँ पर जब आप लोगों की बातचीत सुन रहे थे, फरियाद सुन रहे थे, बहुत लोग आपके पास नौकरी को आए, बाकायदा आपने हर संभव कोशिश की, जिस अधिकारी से आप बात कर सकते थे, जिस विभाग से आप बात कर सकते थे, बात की। बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है और चुनाव भी उत्तर प्रदेश में है, तो सरकार क्या कर रही है, क्या गंभीरता दिखा रही है?
आबादी भी बढ़ रही है। आबादी के लिए तो सर कानून योगी जी गंभीर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो फिलहाल की आबादी है उसके लिए क्या कर रही है? गंभीर नहीं, उन्हें आ जाना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई भी हैं। रोजगार एक मुद्दा है। सरकार एक सीमित 4.5 लाख रोजगार मिले हैं पिछले 4.5 वर्ष में, और सरकार की एक सीमा है। चाहे चुनाव के समय पर कोई कुछ कहे, सरकार की एक सीमा है। 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। कुछ स्वरोजगार करते हैं, कोई कहीं करेगा, कोई प्राइवेट में जाएगा। धीरे धीरे प्रयास रहता है, इंडस्ट्रीज आने लग रही हैं। पहले तो ये हालत थी कि इंडस्ट्री भी भाग ही नहीं यहाँ से। हमारी ज़्यादातर मिल जो इंडस्ट्री थी बंद हो गई थी, चले गए थे। अब कम से कम वापस आए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सोर्स है उसका। इंडस्ट्री जो आएंगी, इंडस्ट्री आने के लिए अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। दोबारा शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में था ही क्या, आपको अच्छी तरह पता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि मैंने तारीफ जिस तरीके से खुले मन से की है, दर्शक ये ना समझ लें कि कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गया। महंगाई पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि महंगाई आप भी जानते हैं, आप आम लोगों के बीच में जाते हैं, ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं। आम लोग कहीं ना कहीं तेल की महंगाई को लेकर परेशान है, किसान डीजल की महंगाई को लेकर परेशान है। सरकार क्या कर रही है इस संबंध में, क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि? दोस्त, अभी कोविड काल था, करीब 1 साल 80 करोड़ लोगों को फ्री में गेहूं चावल सब चीज़ मिली। कोविड के दौरान और भी बहुत खर्च हुए। सरकार के पास कहीं से तो पैसा आएगा टैक्स के रूप में, तभी तो सरकार खर्च करेगी। अभी आपने नौकरी की बात कही, जनता ही तो सरकार को पैसा देती है चलाने के लिए, वही पैसा सरकार जनता के ऊपर खर्च करती है। ये जो डीजल और पेट्रोल है, इनके कारण, बहुत बड़ा कारण जो स्टेट पे टैक्स लगे हुए वो भी हैं। सबके अपने बड़े टैक्सेस हैं, तो ये भी एक समस्या है। इंटरनेशनल मार्केट में भाव हुए, कुछ टैक्सेस हैं देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो सरकार को जनता देती है, जब भी सरकारें चल पाती है। सर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है सबसे आपकी बहुत अच्छी बातचीत है, स्मृति ईरानी हो, राजनाथ सिंह हो, अन्य जितने भी बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, उनसे सबसे आपकी पटती है। स्मृति ईरानी उस समय सिलेंडर लेकर सड़कों पर आती थी, राजनाथ सिंह प्याज की माला डाल लेते थे। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को तो ध्यान रखना चाहिए ना। नहीं, अब विपक्ष को बिल्कुल फ्री बैठा देंगे, थोड़ा सा काम उन्हें भी करना चाहिए। अगर उन्हें कोई ऐसी बात लग रही तो वे भी करें, जैसे हम करते थे, उसमें क्या दिक्कत है। सबका अपना अपना काम है। पहले मैंने कहा विपक्ष का काम है करना, तो वो भी कर लें जैसे हम करते थे जब विपक्ष में थे। बातचीत को शॉर्ट करना चाहूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनावों पर चर्चा जरूरी है। उत्तर प्रदेश चुनावों में जो किसान का मुद्दा चल रहा है वो इस बार गरमाया हुआ है। एक पंचायत 5 सितंबर को हुई, जिसमें काफी संख्या में किसान पहुंचे। उसके बाद एक पंचायत और हुई जिसे कहा गया कि बाकायदा उसमें आपका हाथ था कराने में। क्या कहना चाहें? ऐसा नहीं, ना मेरा पहली पंचायत करने में हाथ था, ना मेरा दूसरी पंचायत करने में हाथ था। पहली पंचायत करने वाले भी इसी जनपद के थे, दूसरी पंचायत करने वाले भी इसी जनपद के थे। सबको अगर पहले वालों को हक है तो दूसरे वालों को हक था। ना मेरा पहली में हाथ है, ना मेरा दूसरी में हाथ है। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि उत्तर प्रदेश चुनावों में किन मुद्दों को लेकर आप देख रहे हैं, किन मुद्दों की बात आप पहुंचाएं, क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कई सारे मुद्दे हैं। किसानों की अगर बात करें तो देखिए, जो ये आवारा पशु हैं इनकी समस्या है, महंगाई, जैसे मैंने अभी कहा, कई चीज़ें जो खेती में यूज़ होती हैं वो महंगाई। तो आप किस तरीके से कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में इनको मुख्य तौर पर रखा जाए ताकि इनका समाधान हो सके? देखिए, हम जब जनता के बीच जाएंगे तो हम तो जनता को कहेंगे कि 2017 और 22 की कानून व्यवस्था का फर्क देख लें। चोरी डकैती राजनी जो पहले थी, अब क्या स्थिति है। मोटरसाइकिल चोरी, पता नहीं क्या क्या काम थे, आप कह सकते हैं। कानून का राज स्थापित हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। अगर आप देखेंगे सड़कें, अब आप यहाँ से चलेंगे दिल्ली, आप 2 घंटे में पहुँचते हैं, पहले 4 घंटे पहुँचते थे। मुझे भी बहुत समय बचता है, मेरा भी। तो जो काम किए हैं सरकार ने बेहतर, उन पर जाएंगे। हाँ, कुछ समस्याएं बची हुई हैं। आवारा पशु का बिल्कुल आप ठीक करें, एक समस्या है। कुछ गौशाला बनी है पर वो समाधान लायक नहीं बनी है, तो प्रयास रहेगा कि कुछ समस्याओं का समाधान। अब हुआ है, बड़ा प्रदेश है, कुछ समस्या का समाधान अगली बार करेंगे। मैंने एक सवाल पूछा था माता प्रसाद पांडे से, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, कि सर क्या लग रहा है, हालांकि वो सवाल पर थोड़े से खिंचा गए थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? ज्योतिषी तो हूँ नहीं, इन जनता के हाथ में है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी फैसला जनता के हाथ में होता है। पहले से कुछ जानकारियां हैं आपको कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? ये तो पार्टी तय करेगी। अभी तो वर्तमान में तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आगे का जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, बहुत सी बातें वो तय करता है। अभी तक तो उन्हीं के उसमें चुनाव लड़ा जा रहा है।
चलिए मैं अंतिम आपसे सवाल किसानों के मुद्दे पर ही खत्म करूंगा। आप भी खुद एक किसान हैं, 10 महीने हो गए सर, अगर ये सवाल ना किया तो पूरा इंटरव्यू बेमानी हो जाएगा। 10 महीने हो गए, क्या सरकार को 11 दौर की वार्ता करने के बाद अब इस मामले को किसी ना किसी तरीके से नहीं सुलझाना चाहिए? क्या कहते हैं आप? सुलझाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत का क्रम कभी टूटना नहीं चाहिए। हम सब लोग एक ही हैं। उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन्होंने हमें वोट दी, ज़्यादातर लोग तो हमारे अपने हैं। बातचीत होनी चाहिए और समस्या का समाधान होना चाहिए। उमेश मलिक के साथ कोई बातचीत आपने देखा, विधायक जी के साथ कोई बातचीत हुई थी, उसमें आप भी गए थे और उस समय काफ़ी गर्मजोशी में बोले भी थे। मैं जब उनका यहाँ इंटरव्यू करने गया तो वो उनकी जो गाड़ी थी वो काली थी। मैंने उनसे कहा कि सर इसे धो लीजिए क्योंकि काले निशान नहीं रहने चाहिए ना दिलों पर। अब क्या स्थिति है सर? क्योंकि गुस्सा जब आता है इंसान को, कोई बात होती है परिवार में, क्योंकि जाट समाज को आप कहीं ना कहीं परिवार ही समझते होंगे, तो अब क्या स्थिति है सर? वो निशान धुल गए या उनका असर बाकी रहा? कोई गुस्सा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अपनों से गुस्सा भी कैसा, एक दुख जरूर रहता है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। हम सब लोगों को यहीं रहना है। कोई किसी को वोट देना चाहता है दे, कोई किसी पार्टी की नीतियों का समर्थन करता है करे, लेकिन ये आपस में हिंसा ये ठीक नहीं है। मैं इसमें किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं एक सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, वे लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे, तनाव ना पैदा हो। जिसको जहाँ वोट देने देना है यार, क्या दोस्त, क्या दिक्कत है। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जो हमसे बातें कर रहे थे। हर एक मुद्दे पर हमने बातचीत की और आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे हम बात करें और महंगाई पर और हर विषय पर सवाल पूछें। हालांकि मैंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, हर एक राजनेता को सुननी चाहिए। जो चीज है मैं बिल्कुल तरीके से और बिल्कुल बेबाकी से कहता हूं, और आप भी इसी तरीके से इसे आगे बढ़ाते रहें, हमारे चैनल को प्रेम देते रहें। मैं शाहिम हसन अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।